नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या योगी आदित्यनाथ अमित शाह की दांव पेच से थोड़ा घबरा गए हैं? योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि कुंभ में 7-8 करोड़ लोग थे। हमने उस भगदड़ वाली घटना को ज्यादा प्रचारित नहीं होने दिया क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा था। लेकिन बात तो प्रचारित हो गई थी। 10 बजे ही 4 PM ने 20-25 लाशें दिखा दी थी। सबको पता चल गया था। और प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से पहली श्रद्धांजलि दे दी। योगी आदित्यनाथ छुपाना चाह रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री पहले बोल दिए। फिर योगी आदित्यनाथ का इस समय यह बयान देना का क्या मतलब है? क्या अमित शाह नए सिरे से उत्तर प्रदेश की राजनीति को फंसाना चाहते हैं? सब जानते हैं कि योगी और अमित शाह के रिश्ते सास बहू जैसे हैं। अभय दुबे जी के संग रोज शो करता हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए ये सबसे परेशानी भरी बात है। मैंने इस शो में पूछा कि मायावती को क्या हो गया है। भतीजे आकाश को पहले सारे पदों से हटाया, कोऑर्डिनेटर बनाया, उनको पार्टी से निकाल दिया। मायावती चाहती क्या है? क्या भाजपा में शामिल होना चाहती हैं? और मैंने पूछा कि अचानक पीयूष गोयल अमेरिका चले गए। ट्रंप इतना बेइज्जत कर रहा है, तो पीयूष गोयल करने गए हैं और क्या परिणाम होंगे? बहुत रोचक बातचीत है। पूरी बातचीत सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन सुनने से पहले चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। जिस समय ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत की अ, अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी में डालकर वापस भेजा। हमारी सरकार अभी तक कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई, एक मेल तक लिखने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन इस बीच पीयूष गोयल अचानक अमेरिका रवाना हुए हैं। गोदी मीडिया कह रही है कि साहब बड़ा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करेंगे, समझाएंगे, टैक्स को लेकर समझाएंगे। लेकिन जो अभी तक इतना नहीं समझ पाया कि भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी में डाल के भेज रहा है, जो लगातार अपमानित कर रहा है, कह रहा है हमने तो इतना करोड़ों रुपए मोदी को दिया था, लगातार भारत को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो इंसान उस सरकार से द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जेलेंस्की जैसा कलेजा काश मोदी में होता, ठोक के जवाब देता। लेकिन अब पीयूष गोयल क्या करने जा रहे हैं? पहले हमारे विदेश मंत्री जी और बाकी लोग गए थे कि एक निमंत्रण पत्र मिल जाए मोदी जी को शपथ ग्रहण में जाने का, और अब पीयूष गोयल जा रहे हैं। क्या लगता है कि क्या राजनीति होगी, क्या रणनीति होगी? पीयूष गोयल क्यों गए होंगे अमेरिका? देखिए, पहली नजर में तो ये लगता है संजय जी कि पीयूष गोयल जो प्रेस एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जब मोदी जी गए थे ट्रंप से मिलने फरवरी में। तो एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जो कि बहुत लंबी थी, बहुत लंबी प्रेस विज्ञप्ति थी और वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उससे पता लगता था कि भारत और अमेरिका के वाणिज्य संबंधी रिश्ते भविष्य में क्या होने वाले हैं। और मैंने 4 PM पे आपके साथ बातचीत करते हुए उसकी चर्चा भी की थी। उसी प्रेस विज्ञप्ति में का ये शायद अंग था कि अमेरिका और भारत के बीच में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता होगा। और पीयूष गोयल पहली नजर में यही लगता है कि उस व्यापार समझौते से संबंधित कुछ बातचीत करने वहां पर गए गए हुए हैं। अच्छा, मेरी अपनी समझ ये है, और मैं जितने भी विशेषज्ञों से मैंने इस सिलसिले में बातचीत की है, वो सब भी मेरी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस व्यापार समझौते में भारत के लिए कुछ ऐसा है नहीं जिसको जो भारत को करना हो। सब कुछ अमेरिका ने तय किया है, हर चीज अमेरिका ने तय की है। अब भारत इतने दिनों तक मोदी के वहां से लौटने के बाद में, उस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद में, यहाँ पर जो भारतीय पक्ष है और उसके जो रणनीतिकार हैं वो योजना बनाते रहे कि भाई ट्रंप ट्रंप का मुकाबला हम कैसे करें। मुकाबला नहीं, मतलब ट्रंप के साथ समायोजन कैसे बैठाएं। मुकाबला शब्द तो छोड़ ही दीजिए आप, ट्रंप के साथ में एडजस्टमेंट, समायोजन कैसे बैठाएं। तो उसमें इन लोगों ने नीति ये बनाई जो मेरी समझ में आई है कि हम ट्रंप से ये कहेंगे कि आप एक तरफा आयात शुल्क मत बढ़ाइए। हम लोग आइए एक ऐसा समझौता कर लें जिसमें दोनों पक्ष, हम अपनी तरफ से आयात शुल्क कम करें, आप अपनी तरफ से आयात शुल्क कम करें, और इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। अच्छा, अब ये तो इनका इनका प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव लेके वहां गए हैं। जो वित्तीय समाचार पत्र हैं, ऐसे मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ इस तरह की चीजें आई हैं जिससे अंदाजा लगता है कि भारत का प्रस्ताव ये होगा। यानी पीयूष गोयल वहां गए हैं, जाहिर है कि वो अपने मंत्रालय के सचिवों वगैरह के साथ गए होंगे। मंत्रियों को ज्यादा कुछ आता नहीं है, सारा काम तो उनके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो वो ये प्रस्ताव वहां पर रखेंगे जाकर। कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप इन प्रस्तावों को माने,
ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते कि वो अपनी तरफ से आयात शुल्क घटाएं, यानी वो जो आयात शुल्क लगाते हैं भारतीय माल पे उसको घटाएं, तो उनका मानना यह है कि हम तो पहले से ही कम आयात शुल्क लगाते हैं, हमारा आयात शुल्क काफी कम है, भारत का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए भारत को एक तरफा अपनी तरफ से आयात शुल्क कम करना चाहिए। अगर भारत कम नहीं करेगा तो हम अपनी तरफ से टैरिफ या आयात शुल्क बढ़ा देंगे। ट्रंप ने भी पिछले दिनों कहा कि भाई कुछ लोगों के एक किसी व्यक्ति का प्रिय शब्द डेमोक्रेसी होता है, किसी व्यक्ति का प्रिय शब्द लव होता है, कोई वाइफ शब्द उसे बहुत प्रिय होता है, मेरा सबसे प्रिय शब्द टैरिफ है, मैं तो टैरिफ वाला हूं। तो दूसरे दिन ट्रंप की थोड़ी खिंचाई हुई तो वो बोले नहीं नहीं, मेरा पहला शब्द सबसे पहला प्रिय शब्द रिलीजन है, दूसरा सबसे प्रिय शब्द मेरा लव है, और तीसरे नंबर पे वो बोले नहीं गॉड है, पहला शब्द रिलीजन है, दूसरा प्रिय शब्द गॉड है, और तीसरा प्रिय शब्द हमारा लव है, और चौथा प्रिय शब्द हमारा टैरिफ है। मतलब इस प्रकार की बातें ट्रंप करने लगे। तो जेलेंस्की के साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ने मिलकर, यानी जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर जेलेंस्की के साथ जो व्यवहार किया, उस व्यवहार के बाद सारी दुनिया में तमाम दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, पीयूष गोयल तो उससे काफी नीचे की चीज है, उनको ये पता चल गया है कि अमेरिका जाने पर कितनी बेइज्जती हो सकती है। अब जेलेंस्की को तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने डांटा, जेलेंस्की ने जम के जवाब भी दिया। मोदी जी के साथ क्या हुआ होगा, जो फॉक्स न्यूज पे ट्रंप ने बताया, हम उसके बारे में केवल अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रंप ने बात तो बहुत कड़ी कही थी मोदी के सामने भी। अब ये जाके अगर ये प्रस्ताव रखेंगे तो उनको टके सा जवाब मिलेगा, मैं ये मानता हूं। उनकी तरफ से मिलेगा एक लिस्ट दे, अमेरिका की तरफ से उनको एक सूची दी जाएगी, और उस सूची में लिखा होगा कि आपने इतने इतने अमेरिकी माल पर इतना इतना आपने टैरिफ लगा रखा है। सामने वो परसेंटेज भी लिखा होगा कि अब आप टैरिफ को घटा के इतना कर दीजिए। आप समझ रहे हैं ना, उनको एक सूची दी जाएगी। मेरा अंदाज है ये, वो अमेरिकी विदेश जो इनका काउंटर पार्ट होगा, यानी अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जो होगा, वो इनको एक सूची देगा। वो कहेगा कि ये अमेरिकी माल है जिसके ऊपर आपने इतना टैरिफ लगा रखा है। उस टेबल में जो दूसरा जो कॉलम होगा, उस कॉलम में लिखा होगा इस टैरिफ को घटा के इतना कर दीजिए। ये वो सूची लेके, ये वो अमेरिका द्वारा दिया गया वो टैरिफ की सूची लेके वापस आएंगे। फिर हिंदुस्तान में आके ये लोग आपस में सलाह मशवरा करेंगे, और फिर उसी के हिसाब से जो द्विपक्षीय वाणिज्य समझौता होगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा, उसको उसी के हिसाब से ड्राफ्ट किया जाएगा, और उसी के हिसाब से दोनों देशों में दस्तखत होंगे। भारत के पास, ट्रंप जो जेलेंस्की से कह रहे थे कि यू हैव नो कार्ड्स, ट्रंप यही जेलेंस्की से कह रहे थे, तुम्हारे पास कोई कार्ड है नहीं, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तकरीबन यही स्थिति भारत की भी है, इनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पक्ष इस बात से बहुत डरा हुआ है कि चीन किसी भी समय आक्रामक रुख अपना सकता है, और चीनी वायुसेना बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त है। और भारत के वायुसेना अध्यक्ष का कितने अखबारों में, कितनी जगहों पे ये बात आ चुकी है कि जितने स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में होने चाहिए, उस शायद 45 या 46 स्क्वाड्रन होने चाहिए वायुसेना में विमानों के, वो घट के 30 पे आ गए हैं। और जो विमान है भी वो 60 के दशक के जो रूसी मिग विमान होते थे, वो हैं जो 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 दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के लिए कुख्यात हैं। तो ये स्थिति है बहुत पूरी की पूरी, इनके पास विमान नहीं है बिल्कुल। वहां से जो अमेरिका से, जो फ्रांस से इन्होंने राफेल लिए थे, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, बहुत महंगे थे। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जो ट्रंप ने कहा था कि आप F-35 खरीद लीजिए, उसमें हाँ करें या ना करें। अब ये गए हैं वहां पर, हो सकता है उनसे ये हाँ करवा ली जाए, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए ट्रंप जो है इन लोगों को, भारत सरकार को निचोड़ डालने पर आमादा है, और भारत सरकार के पास उसके अपने निचोड़े जाने से बचने का मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, आप कुछ कह रहे थे? अबे जी, मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया पे लोग कितना कितना फालतू लिखते हैं। अब जैसे लोग लिख रहे हैं कि ये जहाज, एयर चीफ मार्शल ने कह दिया कि हमारे पास जहाज कम है, तो लोग लिख रहे हैं कि हजारों करोड़ों का प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए जहाज खरीद दिया। तो अब बताइए, प्रधानमंत्री को ज्यादा जरूरत है या वायुसेना को ज्यादा जरूरत है? ट्रोल कर रहे हैं देखिए, उसको। ये तो ठीक है, लेकिन इस वक्त भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है, और इस बात को सरकार समर्थक जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड अफसर वगैरह, वो सब भी स्वीकार कर रहे हैं। स्थिति यह है कि वो
भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है, हम लोग उस पर भी चर्चा कर चुके हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लताड़ लगाई है कि वो किसी काम का नहीं है, बहुत ढीला किस्म का है। अच्छा, भारत सरकार ने बाइडेन के जमाने में $1 बिलियन की रकम अमेरिका को दे रखी है, अमेरिका को नहीं, उन कंपनियों को दे रखी है जो जिन्हें इंजन सप्लाई करना था भारत में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC बनाने के लिए, तेजस को बनाने के लिए। उन्होंने अभी तक इंजन नहीं दिया है। भारत सरकार का इतना क्लाउड भी नहीं है, इतना प्रभाव भी नहीं है कि वो उनसे कहे कि आप इंजन दें। मैंने सुना है कि मोदी जी ने ट्रंप से कहा कि भाई इंजन तो दिलवा दीजिए उनसे, तो ट्रंप ने उनसे वादा किया कि हम इंजन दिलवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ट्रंप हर चीज के बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं। यानी भारत ने $1 बिलियन दे रखे हैं, उन्हें कायदे से सौदे में जो जिस इंजन का उन्हें वायदा किया गया, 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था भारत को इंजन, वो इंजन भारत को मिल जाना चाहिए। अब ट्रंप ने कहा वो दिलवाएंगे, बदले में ट्रंप कुछ डिमांड करेंगे कि हमें ये दो तब हम तुम्हें इंजन दिलवाएंगे। गलती सारी की और सारी गलती सौदेबाजी तब आप कर पाते हैं जब आप मजबूत मुकाम पर खड़े होते हैं। जेलेंस्की ने साबित किया है, जेलेंस्की वहां भिड़ गए, ट्रंप और वांस दोनों से भिड़ गए। ट्रंप तो गुस्से में उठे, पैर फटफटाते हुए अपने ऑफिस में चले गए, वांस भी उठ के वहां चले गए। उसके बाद ट्रंप को गोल्फ खेलने जाना था, ट्रंप गोल्फ खेलने चले गए। जेलेंस्की को स्कीइंग करने जाना था, सॉरी वांस को स्कीइंग करने जाना था, वो स्कीइंग करने चले गए। जेलेंस्की वहां से लंदन आए और पूरा यूरोप उनके साथ में खड़ा हो गया। फोटो दिखा था। स्थिति क्या है, पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन के सवाल पर, जेलेंस्की के सवाल पर पूरा का पूरा यूरोप खड़ा हो गया है और अमेरिका को, एक तरह से अमेरिका को मुंह चढ़ाने वाली बात उन लोगों ने की है। ट्रंप को इस प्रकार का बात का अंदाजा नहीं था। हालांकि मैं इस यूरोप की ये जो गोलबंदी है ये प्रतीकात्मक अधिक है, क्योंकि यूरोप के पास इतना साथ सामान, फौज इतनी नहीं है। यूरोप पैसा दे सकता है, जैसे कि पूरे यूरोप के सभी देशों का अगर आप रक्षा बजट जोड़ दें तो अमेरिका का रक्षा बजट उससे दूना होता है, और अकेले रूस का रक्षा बजट उतना है जो पूरे यूरोप का रक्षा बजट है। अमेरिका का रक्षा बजट उससे दूना है उसके अंदर। तो ये फर्क है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका लगातार इस बात की नाटो के जरिए गारंटी देता था कि वो पूरे यूरोप की सुरक्षा करेगा। ट्रंप ने वो गारंटी वापस ले ली है, यूरोप को भी समझ में आ गया है। लेकिन क्या करें, एक दिन में तो आपकी जो डिफेंस कैपेसिटी है एक दिन में तैयार होती नहीं, उसके लिए कई बरस लगते हैं। अब यूरोप अगर आज से शुरू करेगा तो 5 से 10 साल लगेंगे जब यूरोप के पास उतनी क्षमता हो पाएगी कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए बिना अमेरिकी मदद के। तो फिलहाल अगर यूक्रेन को रूस से आगे लड़ना है तो केवल यूरोप द्वारा दिए गए धन से वो नहीं लड़ पाएगा, अमेरिका की मदद तो उससे चाहिए ही होगी। इसलिए अब ये लोग मिलकर अमेरिका के ऊपर कुछ दबाव डालेंगे, कुछ ट्रंप को समझाएंगे, कुछ करेंगे। देखिए किस तरफ मामला जाता है। और ट्रंप इस वक्त जिस मूड में है, जो उनकी रफ्तार है, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भारतीय प्रस्ताव में किसी तरह का विचार करेंगे। अब आप उस बात को सोचिए, यहां पर जो मोदी जी के समर्थक तमाम कहते घूम रहे थे कि मोदी जी यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकवा देंगे। इस वक्त अब इसमें मोदी जी की क्या भूमिका है? इसमें मोदी जी को फौरन दिल्ली में बैठे बैठे हाथ बढ़ा के जो है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तकरार हो रही थी, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। दिल्ली में बैठे ही बैठे उन्हें हाथ बढ़ा के अपना हाथ वहां पहुंचा देना चाहिए था। विष्णु भगवान के अवतार को ऐसा करना चाहिए था और उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था और दोनों में सलाह करा देनी चाहिए थी। मोदी तो ऐसा नहीं कर पाए। अभी यूरोप में जेलेंस्की के इर्द गिर्द गोलबंदी हो रही है, उसमें भी मोदी जी अनुपस्थित हैं। आप बता नहीं रहे मुझे मोदी जी इस वक्त कहाँ है? हाँ, सही बात है। आपको पता हो तो बताइए ना, अपने दर्शकों को बताइए। पूरी जो डिप्लोमेटिक जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है? प्रधानमंत्री जी बड़े गहन चिंतन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी सारी चीजों को समझने के लिए कैमरा लेके गिरी के जंगल में चले गए हैं। वहां वो फोटोग्राफी कर करके अपना दिमाग सेंट्रलाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहन के गए हैं, ड्रेस बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत अच्छा है, फोटो से वैसे वायरल हो रहे हैं। तो एक्चुअल में फोटोग्राफी जो है वो कंसंट्रेशन का काम करती है, ध्यान लगाती है। तो मोदी जी जो है वो ध्यान लगा रहे हैं फोटोग्राफी करके, पक्षियों की, जानवरों की फोटो खींचेंगे, जंगल की फोटो खींचेंगे, उससे ध्यान केंद्रित होगा तो फिर वो ट्रंप का जवाब दे सकेंगे।
तो मुझे लगता है वो जो ट्रोल कर रहे हैं लोग कि मोदी जी इतने अच्छे कपड़े पहन के फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये ध्यान का एक शायद एक केंद्र होगा। आपको भी तो लगता ही होगा ऐसा कि मोदी जी ध्यान ही करने गए होंगे, जंगलों में घूम रहे हैं तो? हो सकता है उनके कैमरे में कुछ दिव्य किस्म का लेंस लगा हो। मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद इस बात को ठीक से। उनके कैमरे में हो सकता है एक दिव्य किस्म का लेंस लगा हो, उस लेंस से ही वो देख रहे हो कि इस वक्त वेस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है इस वक्त। हम्म। संजय वहां की से बात सारी जैसे सारी संजय जानकारी उबाल हासिल कर रहे हो। उसके यानी बाद हो महाभारत। सकता है कि वो दिल्ली लौटकर सीधे सीधे अपने दोस्त प्रेसिडेंट अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करें। हो सकता है तो हाँ, महाभारत और नहीं वो, है, संजय संजय ने पूरा महाभारत सुनाया था, हाँ, तो हो उनका सकता कैमरा पूरा देख रहा है। हो कि हमें उनको कम करके नहीं आंकना चाहिए। अच्छा वो अब जो जो पीयूष गोयल गए हैं, तो हम्म। आपको अंदाजा बताइए कि सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में क्या कहेंगे द्विपक्षीय वार्ता के लिए? कुछ इस तरह कहेंगे ना कि भारत ने एक बहुत बढ़िया पहल करी, पीयूष गोयल के आगे गड़गड़ाया अमेरिका, टैक्स कम हम्म। करने को माफी मांगी, अमेरिका हम्म। को झुका दिया मोदी की नीतियों ने। कुछ कुछ ऐसी हेडलाइंस आएंगी ना चैनलों पे। देखिए, एक चीज है जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा मसला है, एक तो बहुत से पत्रकारों को समझ में नहीं आती कि है क्या चीज ये। उसके लिए जो जानकारी चाहिए, जो अध्ययन चाहिए, आंकड़ों के ऊपर जो महारत चाहिए, वो सब आमतौर पर पत्रकार लोग उस झगड़े से दूर ही रहते हैं, कौन उसमें दिमाग खपाए। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था का मसला लफाजी से काबू में नहीं आता। अर्थव्यवस्था का मसला भाषणबाजी से काबू भी नहीं आता, दावेदारियों से काबू भी नहीं आता। अब मोदी जी ने अभी एक दिन पहले सफेद झूठ बोला कि भारत विश्व की फैक्ट्री में बदलता जा रहा है। सफेद झूठ बोला मोदी जी ने। आप सोचिए किस लेवल का झूठ बोला जा रहा है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इन लोगों ने लक्ष्य बनाया था कि भारत में जो जो संगठित क्षेत्र का जो जीडीपी आता है, उस जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा हम बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का प्रतिशत हम बढ़ाएंगे, उसको 25% या उसके ऊपर ले जाएंगे। लेकिन वो तो 15 अटका हुआ है, 15 पे अटका हुआ है, ऊपर जाता ही नहीं उसके अलावा। तो जब तक आप जब आपके जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का इतना हिस्सा होगा, तो भारत विश्व की फैक्ट्री कैसे बनाएगा? ठीक बात है। अभय जी बड़े मजे की बात यह है कि मेरे एक मित्र मिले मुझे आज दिल्ली में। हाँ। वो बोले कि देखो मोदी जी का विजन देखो, 2 दिन पहले मोदी जी एक कार्यक्रम में गए थे, वो भी मित्र भी, और बोले कि मोदी जी ने कहा कि हमने बताइए कौन-कौन से कानून बदल दिए। आज से पहले 10 लोग अगर शादी में डांस कर रहे होते थे तो पुलिस पकड़ के ले जा सकती थी, ये कानून था। हमने कानून बदल दिया। बोले मोदी, मैंने कहा अरे ऐसा तो मैंने तो कभी सुना नहीं। बोले अरे प्रधानमंत्री तो झूठ थोड़ी ना बोल सकते। मैंने उनके सामने चैट जीपीटी पे डाला शादियों कि में क्या 50-50 100 लोग डांस करते हैं एक साथ। तो मैंने चैटजीपीटी में डाला कि क्या कोई ऐसा नियम है कि अगर शादी में 10 से ज़्यादा लोग डांस कर रहे हो बारात पे तो उसमें चैटजीपीटी का कि ऐसा तो कोई कानून नहीं है। यातायात रोक रहे होंगे तो कानून है, और प्रदूषण हो रहा तो कानून है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि 10 से ज़्यादा लोग। तो डांस नहीं कर सकते। मैंने कहा आप कह रहे थे प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री तो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। कभी कोई बात सच बोल दे तो हम बड़े हैरानी होगी, खैर ये तो प्रधानमंत्री जी का महिमा है, विश्वगुरु कोई आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता। अब मैं थोड़ा ध्यान आपको उत्तर प्रदेश की तरफ ले चलता हूँ। एक महाकुंभ निबट गया, जैसे-तैसे निपटा। पहला महाकुंभ था जिसमें दर्जनों हमने लाशें देखी, भगदड़ में मरने वालों की संख्या देखी, और योगी जी को जितनी लानत-मलानत हुई थी शायद कभी सोचा नहीं होगा। पूरी दुनिया में प्रयागराज में रहने वाले कम से कम मैंने 50-100 लोगों से बात की होगी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि योगी जी को शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए लाशों की संख्या छुपा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 60 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग स्नान कर लिए। इसका मतलब ये है अभय जी, अगर हम 20-25 करोड़ मुसलमानों को निकाल दें, क्योंकि मुसलमानों को तो आपने मना कर दिया था, तो जो आबादी बचती है यानी भारत का हर दूसरा आदमी कुंभ चला गया। जरा आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं यहाँ, सोसाइटी में मालूम करिएगा कि अगर 400-500 घर हैं, उसमें से मुश्किल 3 या 4 परिवार निकलेंगे, जो कुंभ गए होंगे। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उसमें 5 परिवार निकलेंगे, और इनकी 65 करोड़ के हिसाब से तो भारत का हर दूसरा आदमी कुंभ गया। तो झूठ तो निकल, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि घटना हमने नियंत्रित कर ली, वहाँ पे 8 करोड़ लोग थे उस समय, इसलिए हमने घटना को ज़्यादा प्रसारित नहीं होने दिया।
वरना वहाँ भगदड़ और अराजकता हो जाती है। अब आप मुझे बताइए अभय जी, घटना तो प्रसारित हो रही थी क्योंकि हमने सुबह 10 बजे, भगदड़ के दिन 10 बजे हमने 30 लाशें दिखाई थी। लाखों व्यू आए थे उस पे। मैंने गूगल पे देखा, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा देखी गई थी मेरी खबर। तो आपने किसको रोक लिया? गोदी मीडिया के चैनलों को रोक लिया। दूसरी बात, चलो उस दिन भगदड़ मच जाती, 2 दिन बाद मच जाती। अभी तो लोग पूछ रहे हैं वो 30 लोग, मरने वालों की संख्या तो जाने-जाने कितनी आगे-आगे बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो कहा हज़ारों आदमी मरा है वहाँ पे। लेकिन वो 30 नाम तक आज तक डिक्लेयर नहीं कर रहे कि कौन मरे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब तो बयान सामने आ गए कि परिजनों की लाश रखी है, पैसे दिए जा रहे हैं कि चुपचाप भाग जाओ, ये कुछ लाख रुपए लेके बोलना मत। आज योगी आदित्यनाथ का बयान आया जब बहुत फजीहत हो गई और दिल्ली और यूपी में जो जंग छिड़ गई है, अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की जो जंग अब तेज हो रही है, फिर बयान आया है कि हमने प्रचारित नहीं होने दिया। आपको लगता है कि कुंभ अब योगी आदित्यनाथ की नाकामी का एक बड़ा कारण बन गया है? दिल्ली इस कुंभ की अराजकता को लेके योगी आदित्यनाथ को घेर सकती है? देखिए, इस बात पे तो मैं बाद में जवाब दूंगा। ये जो पहले करोड़ों की संख्या का दावा है कि इतने करोड़ लोगों ने नहाया, उस दिन 8 करोड़ थे, तो उस दिन जिस दिन दुर्घटना हुई थी, भगदड़ हुई थी, तो मैं सुन रहा था, टीवी पे बार बार आ रहा था कि जिस वक्त रात में भगदड़ मची उस वक्त वहां पर 1.5 करोड़ लोग मौजूद थे। उसके 2 घंटे बाद वहां पर 3 करोड़ लोग हो गए। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए ये गिनते हैं कि इस वक्त 1.5 करोड़ लोग मौजूद हैं और 2 घंटे में 1.5 करोड़ लोग और बढ़ गए, या इस फलाने स्नान पर इतने 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, इतने स्नान पर कुल मिलाकर 64 करोड़ लोगों ने नहा लिया, कितने लोग आए। ये जो करोड़ों की संख्या बहुत बड़ी बड़ी बताई जा रही है, ये कौन सा तरीका है जिसके जरिए इन्होंने ये पता लगाया है? क्या वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सिस्टम लगाया हुआ था, या लगातार ड्रोन्स हवा में थे, वो लोगों को गिन रहे थे? कैसे कैसे ये कौन सा तरीका? अगर ड्रोन्स भी गिन रहे थे तो वो डेटा कहाँ जा रहा था? कोई सेंटर था उसमें डेटा वहां पर रिले हो रहा होगा, वहां पर लोग बैठकर हर घंटे कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, या कोई वहां ऐसा कोई दरवाजा था जहां से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता था तो उसकी वहां पर उपस्थिति दर्ज हो जाती थी? कौन सा तरीका था जिससे ही पता लगता है कि वहां पर इतने करोड़ लोग थे? और ये बारीकी कि इस वक्त इस घंटे इतने करोड़ थे, उसके 2 घंटे बाद इतने करोड़ हो गए, ये सब कैसे होता था? कौन सी टेक्नोलॉजी है ये इसके जरिए होता है? मैंने बहुत लोगों से पूछी ये बात, ये तो मेरी बात तो लोग हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, कोई बोलता नहीं है कुछ भी। ऐसा लगता है कि लोगों को इस प्रकार के झूठ सुनने में आनंद आ रहा है। ये बड़ी चढ़ी बातें सुन के लोगों को आनंद आ रहा है, लोग भी अपने मस्ती ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं इस सवाल को लेकर। बड़ी सही अजीब बात। सी बात है। लगातार इधर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, उधर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, सारे अफसर झूठ बोल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कह दिया कि कुंभ से 5 लाख करोड़ का जो है वो फायदा हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। अब कितने ढीले तरीके से बोला गया, क्या इसका बात का प्रमाण है? 5 लाख करोड़ रुपए को कम होता है कोई क्या? भाई एक जाना माना अर्थशास्त्री है, जरूर कोई दही दबाव पड़ा होगा, कुछ बोलो भाई इसके पक्ष में। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो अच्छा क्या उन्होंने लगता कहा है कि दिल्ली सोचिए दिल्ली 5 लाख दिल्ली करोड़ हो गया। तो अब ये कैसे सिर पीट लेना? ये हिंदुस्तान है भाई, हम लोग 21वीं सदी में हैं मौजूद, कितनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है। अजीब हास्यास्पद किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं। मतलब जैसा लगता है कि जैसे कि ये जोक फैक्ट्री बन गया है पूरा का पूरा मामला। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा क्या लगता हाँ, है दिल्ली पूरा एक जोक फैक्ट्री घेराबंदी बन गया, करेगी? कोई मतलब दि जी। दिल्ली घेराबंदी करेगी अब? लगता है कि अमित शाह निपटाएँगे इस मसले को लेकर, आगे बढ़ेंगे? क्योंकि योगी और अमित शाह के बीच में जो चल रहा है वो सब जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, मेरा इसमें अनुमान ये है कि चूंकि ये मसला कुंभ का है, तो इस मसले पे शायद उतनी पहलकदमी और आक्रामकता अमित शाह की तरफ से न दिखाई जाए, क्योंकि वो किसी और मुद्दे पे योगी जी को घेरेंगे। इस मुद्दे पे योगी जी को सीधे नहीं घेरेंगे, बल्कि हो सकता है दूसरे तरीके से घेरें, जैसा कि बहुत सारे चैनलों ने उनकी छीछा-लेदर की योगी जी की इस सवाल के ऊपर। लेकिन अमित शाह ऐसा कोई कदम शायद नहीं उठाएंगे कि कुंभ के मसले पर लगे कि वो योगी से टकरा रहे हैं इस मसले पर। बिल्कुल ठीक लेकिन बात जहां है। तक योगी जी को राजनीतिक रूप से आहत करना है या उनको चोट पहुंचाने का सवाल है,
वो तो एक लॉन्ग टर्म गेम खेला ही जा रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि 2 महीने में कुछ ना कुछ बड़ा धमाल होना है उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी देखिए, सवाल। अगर अभी 2025 चल रहा है, 2025 की शुरुआत हुई है, फरवरी का महीना खत्म हो गया है। आप जरा सोचिए इस बात पे कि अगर 2000 जितने जितने 2027 की तरफ समय जाएगा, वैसे वैसे योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना इन लोगों के लिए और भी मुश्किल होता जाएगा। अगर योगी जी को इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना है तो यही समय है कि जब वो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाएं। अब मान लीजिए 2025 भी गुजर गया, आप 2026 में गुजर गए, 2026 में पहुंच गए, तो एक सीधे सीधे आप चुनाव की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब तो ठीक बात बहुत है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरे ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी तय करना होगा कि भाई वो योगी जी के साथ ही रहेगा या कुछ और भी सोचेगा। बिल्कुल ठीक बात अगर योगी है। जी को देखिए, अगर योगी जी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, तब तो फिर वो कुछ सकता है योगी जी के बारे में और भी कोई बड़ी स्कीम उसके दिमाग में है। बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, मायावती ने कल अपने भतीजे आकाश को कोऑर्डिनेटर बनाया, बाकी पदों से हटाया और आज आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। मायावती को चल क्या रहा है दिमाग में? मायावती कुछ भी कर दे रही हैं, मतलब बैठे-बैठाए सुसाइडल नोट होता है ये ना उत्तर राजनीति। प्रदेश की दूसरी जोक फैक्ट्री है। पहली जोक पहली जोक फैक्ट्री जो है वो कुंभ है, और दूसरी जोक फैक्ट्री बहुजन समाज पार्टी है। कुछ भी कर क्या दें। क्या एसपी को सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कोई किसकी लड़की से इनकी शादी करवाई थी मायावती ने, उन्हें लगता है कि उनका प्रभाव इनके ऊपर है। कौन कौन सी बातें आ रही हैं भाई? दलित राजनीति इस तरीके से तय होगी? ठीक बात। आप सोचिए। बहुत दुखद है ये, मतलब बहुत दुखद है। दुखद। मायावती ने अपना जो हाल कर लिया है, सब लोग उनका मजाक, उनका सारा तरफ मजाक उड़ रहा है, पूरी तरह से हास्यास्पद हो गई है, उनका सारा प्रभाव खत्म हो चुका है, उनका वोट लगातार गिरता जा रहा है। मायावती एक जिसे कहते नहीं, मायावती खुद अपने हाथ से अपना शो गीत लिख रही है। ये हालत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और मुझे यकीन है हर बार की तरह आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। मुझे आपके प्यार भरे कमेंट, प्यार भरी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।